चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने इंट्रो किया था थोड़ा सा ओएस का। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है वो ओएस के इंट्रो में ही आती है, थोड़ी बहुत इसमें मजीद चीज़ें हैं जो थोड़ी डिटेल में जानी है। थोड़ा बहुत इंट्रो हो जाए तो आपको समझ आ जाए कि एक्चुअल में ओएस होता क्या है। उसके बाद फिर हम जो उसके प्रॉपर आउटलाइन के अंदर टॉपिक्स हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कल हमने कुछ ओएस के बारे में डिस्कस किया था कि ओएस क्या होता है एक्चुअल में। ये इंटरफेस है बिटवीन यूजर एंड द सिस्टम हार्डवेयर, जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है उसके और यूजर के बिटवीन एक राब्ता करने का जरिया है। और हमने उसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास विंडोज है जो हमारे सामने भी सिस्टम पे शो भी हो रही है। यहाँ पे वो कुछ चीजें बता रहा है, वो ऐसी कुछ डेफिनेशन हैं। इनमें से जो भी आपको डेफिनेशन सूटेबल लगती है आप उस एक डेफिनेशन को याद कर लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। जो मैं रिकमेंड करूंगा वो ये सेकंड डेफिनेशन है। अगर हम इस डेफिनेशन के अंदर देखें तो यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है इसके अंदर बता रहा है एन ऑपरेटिंग सिस्टम is a program that act as an interface between the user and the computer hardware and control the execution of all kind of programs। मतलब जो हमारा कंप्यूटर है वो हर तरह की चीजों को मैनेज कर रहा होता है। कंप्यूटर के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ हार्ड डिस्क है, सीपीयू है, रैम है, कोई चीज भी है, उन सबको मैनेज करना होता है हमारे पास ओएस ने। और ये एक इंटरफेस है। इंटरफेस हम कहते हैं कि दरमियान में बात करने का जो मैकेनिज्म होता है, जरिया आप कह सकते हो यूजर के बिटवीन। फॉर एग्जाम्पल यूजर आप हैं, मैं हूं, कोई भी यूजर हो सकता है कंप्यूटर का, और कंप्यूटर का हार्डवेयर। हमें नहीं आइडिया होता कि हमारे पास कंप्यूटर कितना अच्छा है या कितना बुरा है। वो ओएस बताता है कि हाँ ये कंप्यूटर अच्छे से परफॉर्म कर रहा है तो कंप्यूटर अच्छा होगा। और अगर कंप्यूटर में कहीं पे लैग आ रहा है, कहीं पे स्लो हो रहा है, किसी सिस्टम किसी सॉफ्टवेयर के अंदर वो स्लो वर्क कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें हमारे पास ओएस का फॉल्ट नहीं होगा, एक्चुअली में वो हार्डवेयर का इशू बनेगा। हार्डवेयर के ऊपर ओएस सही तरह से काम नहीं कर रहा होगा। समटाइम ओएस का इशू बनता भी है। वो कब बनता है कि जब आपके पास उस सॉफ्टवेयर का कोई एक नया वर्जन आ चुका हो, जो जिसमें नॉर्मली जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो उस सॉफ्टवेयर में इश्यूज होते हैं। अब वो सॉफ्टवेयर जिस डेवलपर ने, जिस बंदे ने, जिस टीम ने बनाया है, उनको वो अच्छी लग रहा होता है हर सूरत में। लेकिन जब वो सॉफ्टवेयर कोई एक आम पर्सन इस्तेमाल करता है तो वो फिर बताता है कि हाँ जी इसमें मुझे इस्तेमाल करने में ये मसला आया है। यहाँ को सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को फीडबैक बताती हैं। उसमें फिर होता क्या है कि वो नए वर्जन के अंदर जो उसकी नई अपडेट होती है उसके अंदर वो उस सॉफ्टवेयर के बग को, उस सॉफ्टवेयर के एरर को रिमूव कर देती हैं। अब एक बंदे ने फॉर एग्जाम्पल ओएस इंस्टॉल किया है लेकिन उसने ओएस को अपडेट नहीं किया। अब अपडेट जब तक नहीं करेंगे तो पॉसिबल है कि आपके पास सिस्टम में कोई मसला परेशानी हो, लेकिन आपने अपडेट नहीं किया तो वो जो बग था, जो एरर था, वो फिक्स ही नहीं हुआ। नई अपडेट आ चुकी है लेकिन आपने उसको अपडेट नहीं किया। तो इससे ये मैं समझ आती है कि जब भी हम कोई ओएस इंस्टॉल करते हैं तो उस ओएस को हमने क्लियर, उसको ओएस को हमने अपडेट रखना होता है। अपडेट कैसे करते हैं? स्टार्ट मेन्यू के अंदर आप सिंपल अपडेट लिखें तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहता है चेक फॉर अपडेट्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैं जो सिस्टम मैंने अपनी अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है तो उसमें भी वो एक अपडेट बता रहा है। और ये कह रहा है कि आज ही उसने एक नई अपडेट सर्च किया है। ये टाइम भी साथ मुझे वो शो कर रहा है। जो टाइम है वो आज शाम को तकरीबन 6 बजे का टाइम है। उसी टाइम मैंने ये सिस्टम ऑन किया है तो उस टाइम को मुझे टाइम शो कर रहा है। मतलब एक ही अपडेट फिलहाल मुझे वो शो कर रहा है। अदरवाइज जो लोग अपडेट नहीं करते या फिर जिन्होंने अपडेट्स ऑफ की होती हैं वो उनको फिर ये अपडेट्स वगैरह शो भी नहीं करते। जब इस पॉइंट पे वो आएंगे तो इस पॉइंट पे उनको बहुत सारी अपडेट्स शो होंगी। अगर मैं यहाँ पे आपको हिस्ट्री थोड़ी सी दिखाऊं, यहाँ पे हिस्ट्री का भी ऑप्शन है। हिस्ट्री का मतलब है कि मैं प्रीवियस जो एक वीक है या फिर जितना टाइम यहाँ पे शो कर रहा है उसके अंदर मैंने क्या कुछ अपडेट कर चुका हूँ। एक्चुअली मैंने इसके अंदर विंडो किया कुछ दिन पहले तो उसमें ये इतना टाइम मतलब ये मेरा शो नहीं करेगा, वो 1-2 दिन की शो करेगा। अगर मैं हिस्ट्री में जाऊं तो वो मुझे शो कर रहा है खानी कि आपकी ये अपडेट से आई हैं, ड्राइवर्स अपडेट की ये मुझे डिटेल शो कर रहा है। ये सारी अपडेट्स के अंदर ही आई हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर की मुझे सारी चीजें शो कर रहा है कि ये अपडेट्स हो चुकी हैं। अब इससे फायदा मुझे क्या मिलेगा कि अगर किसी पॉइंट पे किसी पार्ट में ओएस में कोई इशू था, कोई एरर था, तो वो अपडेट्स के अंदर रिमूव हो गया होगा। तो ये दोनों सिनेरियो में हो सकता है। आपके हार्डवेयर का इशू भी हो सकता है और आपके सॉफ्टवेयर का इशू भी हो सकता है। ओएस का इशू क्या बनेगा कि ओएस को आपने अपडेट नहीं किया होगा। जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर इशू करता है तो सॉफ्टवेयर को अपडेट करना चाहिए। नई अपडेट के अंदर पॉसिबल है कि वो जो इशू आपको आ रहा है वो इशू रिजॉल्व हो चुका होता है। इशू कब बनता है कि जब हम सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करते। सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो उसमें बग्स एरर्स होंगे वो रिमूव भी नहीं होंगे। ये एक सिंपल सा आर्किटेक्चर है। आप इनमें से जो आपको जो डेफिनेशन आपको इजी लगे आप कर लीजिएगा।
मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये जो सिंपल सी डेफिनेशन है इसको आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर क्या होता है कि लेआउट सिंपल आप कह सकते हैं कि हमारा ओएस किस जगह पे लाई करता है, किस जगह पे एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे बता रहा है कि हमारे पास मेन हमारे पास वो चीज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फिर आगे हार्डवेयर है, जैसे सीपीयू है, जैसे रैम है। जैसे रैम का मैंने कल बताया था आपको कि मेमोरी को हम रैम कह रहे होते हैं। और आईओ का मतलब है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। यूजर यहाँ पे बता रहा है यूजर वन, यूजर टू, यूजर एन। इसका क्या मतलब है, हमारे पास सिस्टम, जैसे मैं ज्यूम करूं कि फॉर एग्जांपल मेरे के पास जिस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। अब वो जो वेबसाइट है उसको एक बंदा तो एक टाइम पे एक्सेस नहीं कर रहा होगा, उसको मल्टीपल लोग एक्सेस कर रहे होंगे। अब वो जो वेबसाइट है वो एक्चुअल में किसी कंप्यूटर पे, किसी सर्वर पे पड़ी होगी। चलिए मैं थोड़ी और सिंपल एग्जांपल ले आता हूँ। जैसे फेसबुक है। अब फेसबुक एक्चुअल में वो सारी किसी सर्वर पे पड़ी हुई है। सर्वर भी कंप्यूटर ही होते हैं, लेकिन फेसबुक मिलियन ऑफ लोग एक टाइम पे देख रहे होते हैं। तो उसका मतलब है कि हमारे पास नंबर ऑफ यूजर एक सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। वो यहाँ पे उसने यूजर शो कर दी कि हमारे पास यूजर वन, यूजर टू, यूजर थ्री, अप टू यूजर एन। एन कोई भी नंबर हो सकता है, 1000, 2000, 10,000। और वो सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं। सिस्टम को एक्सेस कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। जैसे मैं अब अपने लैपटॉप को एक्सेस कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। यहाँ पे पहला सॉफ्टवेयर कौन सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो ये ओएस है, जो ये हमारे पास सारी वर्किंग है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास सबसे जो बेहतरीन एग्जांपल है वो ओएस है। डिवाइस ड्राइवर्स हैं, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। और ओएस के ऊपर फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलती हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे पहले विंडोज को इंस्टॉल किया और विंडोज के ऊपर मैंने क्रोम को इंस्टॉल किया हुआ है। पहले ओएस इंस्टॉल किया और फिर ओएस के ऊपर हमने क्रोम को इंस्टॉल कर लिया। क्रोम हमारे पास क्या है? क्रोम हमारे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो मैंने अपनी चॉइस के मुताबिक इंस्टॉल किया है। अगर मैं क्रोम को इंस्टॉल ना करता तब भी मेरा कंप्यूटर चलना था। नेक्स्ट इसकी जनरेशन है, ये हमारे काम की नहीं है, वैसे आप इनको एक दफा रीड कर लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। कल ये कुछ हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे, इन पॉइंट्स की थोड़ी सी डिटेल आगे यहाँ पे बता रहे, तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी रैम को कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं, मल्टीपल जगह मल्टीपल नाम है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो वो कह रहा है कि मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या है, प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी। आसान अल्फाज में हम इसको रैम कह रहे होते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा है कि हमारी जो कंप्यूटर होता है, हमारा कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी है या फिर जो स्टोरेज डिवाइस है, वो एक्चुअल में छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं। वो जो ब्लॉक्स होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक फॉर एग्जाम्पल डायग्राम अगर ड्रा कर दूं, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं। और वो ब्लॉक्स एक्चुअल में जिस तरह ये एक ब्लॉक है, ऐसे सेकंड एक ब्लॉक है, फिर थर्ड एक ब्लॉक है। हमारी मेमोरी एक्चुअल में छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड हुई होती है। हर ब्लॉक को एक एड्रेस होता है जिसकी बेस के ऊपर हम उस एड्रेस में डाटा स्टोर करते हैं, और उस एड्रेस से डाटा हम रिट्रीव करते हैं। रिट्रीव का मतलब होता है कि डाटा स्टोर हुआ हुआ है उसको एक्सेस करना, हासिल करना। अब जब भी हम कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम चला रहे होते हैं, तो उस प्रोग्राम में अगर हम कहें कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हम वो प्रोग्राम चलाते जा रहे हैं, जो उसने मेमोरी ऑक्युपाई की है वो मेमोरी हमने वापस भी नहीं ली, ओएस ने वो मेमोरी वापस नहीं ली, तो एक पॉइंट आएगा कि जब आपके कंप्यूटर की रैम फुल हो जाएगी। रैम फुल होने पे इशू क्या बनता है कि आपका कंप्यूटर स्लो वर्क करना शुरू कर देता है। और अगर रैम साथ साथ मैनेज होती रहे, मेमोरी साथ साथ मैनेज होती रहे, तो इशू नहीं बनता ये रैम का। मैंने आपको कल भी शो करवाया था कि हम रैम को कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में रैम कितनी है और वो कितने परसेंट इस्तेमाल हो रही है। जितने नंबर ऑफ टास्क आप बढ़ाते जाएंगे उतनी रैम ज्यादा कंज्यूम होगी। रीजन क्या है कि कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी टास्क जो है वो रैम के बिना काम नहीं कर सकता। जब भी एक टास्क शुरू होता है तो उसने रिसोर्सेज की डिमांड करनी होती है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। उसमें सबसे पहले जो डिमांड वो कर रहा होता है वो रैम होती है, मेमोरी होती है। यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स वो बता रहा है। मेन मेमोरी प्रोवाइड अ फास्ट स्टोरेज दैट कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय द सीपीयू। कल भी बताया था आपको कि जो सीपीयू होता है, सीपीयू अकेले कुछ भी काम नहीं कर रहा होता। जब भी उसने वर्किंग करनी है तो उसने रैम से हेल्प लेनी है। जो भी डाटा हम कंप्यूटर को दे रहे होते हैं वो डाटा पहले रैम के पास जाता है और फिर रैम से आगे सीपीयू के पास। सीपीयू वर्किंग करने के बाद जो रिजल्ट जनरेट होता है वो वापस रैम को देता है। नेक्स्ट बता रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू द मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमने बात की ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को या रैम को मैनेज कर रहा होता है, तो वो कैसे करता है, ये कुछ उसने पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं। इन पॉइंट्स में बता रहा है, पहला पॉइंट है आपके पास
कीप ट्रैक ऑफ प्राइमरी मेमोरी, जो रैम है उसको मैनेज करना। उसमें सबसे पहला काम है कि उसकी देखभाल करना, उसको चेक करना कि रैम एक्चुअल में इस्तेमाल कहाँ पे हो रही है। व्हाट पार्ट ऑफ इट आर इन यूज बाय होम, किस प्रोसेस या किस टास्क या किस प्रोसेस के किस हिस्से के पास रैम का कौन सा हिस्सा है, ये सारी चीज को मैनेज करता है ओएस। ओएस अगर चाहे तो वो किसी प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ हुआ है उसको कोई चीज एलोकेट करे। हमने कल भी कहा था कि रिसोर्स एलोकेट होती हैं, रैम एक रिसोर्स है, रिसोर्स एलोकेट करवाया, और अगर ओएस को किसी पॉइंट पे लगा कि मुझे ये मेमोरी चाहिए, वो उससे वापस भी ले सकता है बिना बताए, बिना किसी मतलब कि वो कोई इंस्ट्रक्शन जारी किए। रैम की उसको जरूरत पड़ गई है, रैम वो पार्ट लिए बिना उसका गुजारा नहीं हो रहा, तो वो रैम को वापस उस टाइम पे छीन सकता है। कौन सा डाटा, कौन सा रैम का हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है और कौन सा रैम का हिस्सा इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये सारी चीज को ट्रैक किसने करना है? ये सारी चीज को ट्रैक कर रहा होता है हमारा ओएस। क्योंकि हमारे कंप्यूटर में कह लो कि जितना इंपॉर्टेंट सीपीयू है उतनी इंपॉर्टेंट रैम है। रैम अगर फ्री होगी तो हमारा कंप्यूटर बड़ा स्मूथली चल रहा होगा, बड़ा अच्छे तरीके से चल रहा होगा। और जितनी जितनी रैम फुल होती जाएगी उतना हमारा कंप्यूटर स्लो वर्क करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट बता रहा है, इन मल्टी प्रोग्रामिंग द ओएस डिसाइड विच प्रोसेस विल गेट द मेमोरी व्हेन एंड हाउ मच। मल्टी प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या होती है? एक ऐसा कंप्यूटर जिसके ऊपर आप मल्टीपल प्रोग्राम्स को साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं। साइमल्टेनियस मतलब क्या, इकट्ठे रन कर सकते हैं एक ही गिवन टाइम के अंदर। उस टाइम में मसला बनता है। अगर हमारे पास एक ओएस जो पुराने होते थे ना, जो हमारे कंप्यूटर पुराने होते थे, वो सिंगल प्रोग्राम को सपोर्ट करते थे, एक टाइम पे एक ही प्रोग्राम चल रहा है, उसमें मसला नहीं था कि हमें पता होता था कि ये प्रोग्राम हम चला रहे हैं और रैम इसके पास है। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में क्या होता है, ऐसे ऐसे कंप्यूटर, ऐसे सिस्टम जिनके ऊपर आपके पास मल्टीपल प्रोग्राम्स इकट्ठे रन हो रहे हैं, इकट्ठे चल रहे हैं, वहां पे ओएस का जो काम है वो और बढ़ जाता है। उसने चेक करना है कि ये जो मेरे पास रैम है, रैम का कौन सा हिस्सा किस प्रोसेस के पास है, किस प्रोसेस के किस हिस्से के पास है। एलोकेट्स द मेमोरी व्हेन प्रोसेस रिक्वेस्ट, जब भी एक प्रोसेस, मैंने शुरू में आपको बताया कि जब भी कोई प्रोसेस स्टार्ट होगा, उसने पहला काम, पहली चीज, जो पहली रिक्वेस्ट उसने करनी होती है, वो एक्चुअल में वो रैम की ही रिक्वेस्ट कर रहा होता है। यहाँ पे वही बात करें कि जब एक प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उसने रैम की रिक्वेस्ट करनी है, और रैम ने देखना है कि मैंने क्या जितनी वो रैम डिमांड कर रहा है उतनी रैम ही देनी है। पॉसिबल, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि एक प्रोसेस P1 है, वो स्टार्ट हो रहा है, और वो रिक्वेस्ट कहता है कि मुझे फॉर एग्जाम्पल P1 है, और वो कहता है कि मुझे फॉर एग्जाम्पल 100 MB रैम चाहिए। अब ओएस ने चेक करना है कि क्या मेरे पास 100 MB रैम है भी सही या नहीं है। अब 100 MB फॉर एग्जाम्पल उसके पास फ्री पड़ी है, ओवर टोटल टोटल जो है वो 100 MB फ्री है। अब वो 100 की 100 MB एलोकेट फौरन से नहीं कर देगा, वो चेक करेगा कि उसको भी कोई अपने काम करने के लिए कुछ मेमोरी रिक्वायर्ड होगी। तो वो कहेगा ठीक है जी, मैं 50 MB एलोकेट करता हूँ और 50 MB मैं रिजर्व रखता हूँ, ताकि मुझे अगर किसी पॉइंट पे कोई वर्किंग करनी पड़ जाए तो वो उसके लिए। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो 100 MB की 100 MB इकट्ठी एलोकेट कर दे। लाजमी नहीं कि हर रिक्वेस्ट के अगेंस्ट ओएस ने फौरन से हाँ कर देनी होती है। जब कोई एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है तो चेक करना है कि क्या वाकई वो एलोकेशन हो सकती है। अगर वो काम हो सकता है तो ओएस फौरन से एलोकेट कर देता है। अगर उसमें कोई मसला परेशानी उसको नजर आए तो वो उससे कम भी एलोकेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, डॉक्यूमेंट जो है उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल 100 पेजेस हैं। अब हमने प्रिंटर की डिमांड किया कि हमें प्रिंटर चाहिए फॉर एग्जाम्पल 100 सेकंड के लिए, एक सेकंड में एक पेज निकलेगा, तो हमने कह दिया कि हमें 100 सेकंड के लिए चाहिए। अब पॉसिबल है कि ओएस 100 सेकंड के लिए एलोकेट ना करे, ओएस 50 सेकंड के लिए एलोकेट कर दे, फिर अगेन दूसरी वर्किंग परफॉर्म करने के बाद अगेन किसी और टाइम में 50 सेकंड के लिए एलोकेट कर दे। अब ये सारा काम होता है इतना फास्ट है कि यूजर को फील ही नहीं होता कि मुझे 50 सेकंड के लिए या मुझे हाफ एलोकेशन की गई है या मुझे थोड़ी एलोकेशन की गई है। वो इतने मतलब कह लो कि MBs पर सेकंड वर्किंग हो रही होती है, इतनी फास्ट वर्किंग हो रही होती है कि नॉर्मल एक यूजर फील भी नहीं कर सकता। लेकिन जो एक प्रोफेशनल यूजर होता है उसको आइडिया हो जाता है कि हाँ नहीं, यहाँ पे सिस्टम में थोड़ा सा लैग किया है, सिस्टम में थोड़ा सा मसला किया, सिस्टम जो मेमोरी कम थी या सिस्टम के पास रिसोर्स फ्री नहीं था या कोई इशू बना है। नॉर्मल जो नए सिस्टम आ रहे हैं वो सारे के सारे जितनी एलोकेशन की डिमांड होती है उतनी एलोकेशन कर रहे होते हैं। लास्ट बता रहा है, डी एलोकेट्स द मेमोरी व्हेन अ प्रोसेस नो लॉन्गर नीड्स द, जब भी एक प्रोसेस मेमोरी को इस्तेमाल कर चुका होगा, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोसेस था वो 10 सेकंड का था, अब वो 10 सेकंड खत्म हो गए हैं, तो 10 सेकंड के बाद प्रोसेस फॉर एग्जाम्पल P1 था वो खत्म हो गया है, तो जो उसको मेमोरी दी थी वो भी उससे वापस लेनी है, ताकि वो मेमोरी किसी और प्रोसेस को दी जा सके। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी एक रियल लाइफ की सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन ने कॉल किया आपको,
अब वो कॉल चलती रहे प्रोलॉन्ग चलती रहे, फिर तो नया कोई बंदा कॉल नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर वो जो कॉल जब एंड हो गई है, बातचीत जब खत्म हो गई है, उस टाइम पे अगर कॉल एंड हो जाएगी तो उस टाइम पे कोई और पर्सन भी कॉल कर सकता है। जैसे नंबर हमारा बिजी आ रहा होता है ना, कोई और पर्सन भी कॉल कर सकेगा। सेम ऐसी रैम जितनी दी है एक प्रोसेस के लिए, जब वो उसका इस्तेमाल खत्म हो जाएगा तो उस रैम को वापस ले लेना है, ताकि वो रैम जो है वो और किसी प्रोसेस को दी जा सके। और अगर हम एक ओएस जो है वो एक प्रोसेस को रैम दे और वापस ना ले, फिर तो रैम एक टाइम में अगर रैम खत्म हो जाएगी, फिर उस टाइम इशू बनेगा, हमारा सिस्टम जब हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा। जो ओल्ड सिस्टम थे उनमें यही इशू था, वो ज्यादा हैंग इसलिए होते थे कि वहां पे मेमोरी को प्रॉपर मैनेज नहीं किया जाता था। लेकिन आजकल इतने भी नए सिस्टम है उनमें रैम को मैनेज किया जाता है। एक प्रोसेस P1 है, उसने डिमांड की मुझे 100 MB दें, वो प्रोसेस खत्म हुआ, रैम 100 MB वापस ले ली, ताकि वो किसी और को एलोकेट की जा सके। सेकंड हमारे पास पॉइंट है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या बता रहा है कि हमारे पास जो प्रोसेस जितने भी क्रिएट होते हैं, उन प्रोसेस को मैनेज करना होता है एक सीक्वेंस के अंदर। ऐसे कभी भी नहीं होता कि एक प्रोसेस से, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि हमारे पास 4 प्रोसेस आई हैं, मैं कहता हूँ प्रोसेस के जो नाम है वो P1 है, P2 है, P3 है और P4 है। अब ये 4 प्रोसेस आई हैं, पहले P1 आया, फिर P2 आया, फिर P3 आया, फिर P4 आया, और बिना किसी सीक्वेंस के उनको चलाना शुरू कर दे। हर बार कोई ना कोई एल्गोरिदम चल रही होती है बैक साइड के ऊपर, और उस एल्गोरिदम को हम कहते हैं स्केजुलिंग एल्गोरिदम। वो आपके पास 4 होती हैं। उनके जो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको नाम बता देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। एक हमारे पास होती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS। प्रोसेस P1 पहले आया, पहले वो चलेगा, चाहे P1 फॉर एग्जाम्पल 100 सेकंड का है, P2 1 सेकंड का है, लेकिन P1 पहले चलेगा। रीजन क्या है कि वो पहले आया। जैसे हम कहते हैं ना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आइए पहले पाइए। अक्सर होते हैं ये एड्स वगैरह चल रहे होते हैं, उसके ऊपर आ रहा होता है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ऐसे काम कर रही होती है। फिर हमारे पास सेकंड होती है SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट क्या होती है कि 4 प्रोसेस है, इनमें सबसे कम टाइम कौन सी जॉब का है। फॉर एग्जाम्पल P1 100 सेकंड की है, P2 1 सेकंड का है, P3 15 सेकंड का है, P4 20 सेकंड का है। अब इनमें सबसे शॉर्टेस्ट हमारे पास P2 है। ये हमारे पास 100 सेकंड का है, P2 जो है वो 1 सेकंड का है। जो हमारे पास P3 है, वो मैं कहता हूँ कि हमारे पास 15 सेकंड का है। और जो P4 है वो 20 सेकंड का है। अब इनमें सबसे शॉर्टेस्ट हमारे पास P2 है, तो वो शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट क्या करेगी, वो P2 को पिक कर लेगी, P2 पहले चलेगा। जब P2 खत्म हो जाएगा, उसके बाद P3 चलेगा, फिर P4 चलेगा और P1 सबसे लास्ट पे चलेगा। फिर थर्ड हमारे पास एल्गोरिदम होती है, उसको हम कहते हैं प्रायोरिटी स्केजुलिंग। प्रायोरिटी स्केजुलिंग का मतलब क्या होता है कि हर प्रोसेस के साथ वो एक प्रायोरिटी एसोसिएट कर देते हैं कि ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, ये पहले चलेगा, ये प्रोसेस थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, बाद में चलेगा, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहा था या मैं कोई वीडियो देख रहा था, अब ये सारे प्रोसेस चल रहे हैं। लेकिन किसी एक सडन पॉइंट पे फॉर एग्जाम्पल किसी ने पावर बटन दबा दिया कंप्यूटर का, अब वो सारे प्रोसेस, ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या है, कंप्यूटर को बंद करना। रीजन क्या है कि कंप्यूटर का पावर बटन चल गया। अब वो जो पावर बटन दबा है वो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, वो सबसे पहले चलेगा, बाकी टास्क सारे ऑटोमेटिकली क्लोज होते जाएंगे। फिर लास्ट होता है राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन में क्या होता है कि आपके पास से सारे प्रोसेस को इक्वल ट्रीट किया जाता है, हर प्रोसेस को सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल राउंड रॉबिन में टाइम होता है, उसको कहते हैं क्वांटम टाइम। अब वो सबका 1 सेकंड है, तो सबको P1 को 1 सेकंड, फिर P2 को 1 सेकंड, फिर P3 को 1 सेकंड, फिर P4 को 1 सेकंड। फिर दोबारा से सर्कल चला, P1 P2 P3 P4। जो प्रोसेस कंप्लीट होते जाएंगे वो सर्कल से निकलते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल P2 कंप्लीट हो गया, अब P1 के बाद P3, फिर P4, फिर P1, फिर P3, P4, ऐसे सीक्वेंस चलता जाएगा। तो ये सारी चीजें कहलाती हैं प्रोसेस को मैनेज करना। अच्छा, इसके अंदर उसने कुछ मेन बातें बताएंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि कीप्स, यहाँ पे बता रहा था, इन मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट द ओएस डिसाइड विच प्रोसेस गेट्स द प्रोसेसर, किस प्रोसेस को कब सीपीयू मिलेगा, एंड व्हेन, फॉर हाउ मच टाइम। अब मैं जैसे कह रहा हूँ ना कि P1 को 1 सेकंड दिया, फिर P2 को, ये एक्चुअल में सीपीयू दिया जा रहा है। सीपीयू 1 सेकंड के लिए लिया, उसने चलाया प्रोसेस को, फिर 1 सेकंड के लिए P2 ने चलाया, फिर 1 सेकंड के लिए P3 चला।
ये एक्चुअल में क्या है, प्रोसेसर मैनेज हो रहा है, सीपीयू मैनेज हो रहा है। दिस फंक्शन इज कॉल्ड प्रोसेस scheduling, सीपीयू scheduling भी कहते हैं, प्रोसेस scheduling भी कहती हैं। An operating system does the following activities for processor management: keep track of processor and status of the process, प्रोसेसर कहाँ पे बिजी है और किस प्रोसेस को डील कर रहा है, उसका स्टेटस क्या है। स्टेटस का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल वो 0% पे है, वो 5% पे है, वो 10% पे है, वो वेटिंग में है, वो ब्लॉक स्टेट में है, कौन सी स्टेट में है। नॉर्मली जो प्रोसेस होता है वो 5 स्टेट में से गुजरता है। सबसे पहली स्टेट होती है न्यू, कि वो प्रोसेस हमारे पास बिल्कुल नया है। फिर होती है रेडी स्टेट, जब भी एक प्रोसेस को रैम मिल जाती है तो वो रेडी स्टेट में चला जाता है। रेडी स्टेट के बाद फिर आ जाती है हमारे पास रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट में क्या होता है कि आपके पास एक प्रोसेस जो है वो उसको सीपीयू मिल गया और वो रनिंग स्टेट में है। फिर होती है वेटिंग स्टेट। वेटिंग स्टेट वो होती है कि जब आपके पास प्रोसेस चल रहा था लेकिन उसको किसी चीज की जरूरत पड़ी है लेकिन वो चीज अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल उसको प्रिंटर की जरूरत पड़ी है, प्रिंटर अभी फ्री नहीं है, अब वो वेटिंग में लग जाएगा। और फिर फिफ्थ होती है टर्मिनेट स्टेट। 5 टोटल स्टेट्स होती हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। सबसे पहली स्टेट होती है न्यू, फिर होती है रेडी, फिर होती है रनिंग, फिर होती है वेटिंग। वेटिंग को हम ब्लॉक स्टेट भी कहते हैं, और लास्ट भी होती है फिनिश्ड या फिर टर्मिनेटेड। ये हमारे पास कुछ स्टेट्स होती हैं, ये इसको हम कहते हैं प्रोसेस स्टेट्स। तो अभी हमारे पास जो एक प्रोसेस चल रहा है वो प्रोसेस इनमें से किस स्टेट स्टेट में है। अगर तो वो रनिंग स्टेट में है तो रनिंग स्टेट कितनी हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल 10% चला है, 20% चला है, कितना चला है, वो सारा इसके अंदर ट्रैक रखा जाता है। सेकंड कह रहा है द प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज नोन एज ट्रैफिक कंट्रोलर। ट्रैफिक का मतलब क्या है कि सीपीयू में रश नहीं डाली रखना, सीपीयू अपनी स्पीड के मुताबिक प्रोसेस को लेता है। ये कोई नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। जिस तरह होता है ना एक कोई प्राइवेट सेक्टर में आप देखते हैं कि कोई एक बंदा जो काम ज्यादा करने वाला है, कहते हैं ये भी काम करो, ये भी काम करो, ये भी काम करो, उस वो रश डला हुआ उसके पास। लेकिन सीपीयू के पास रश नहीं डल सकता। जब सीपीयू के पास रश होगा इसका मतलब क्या है कि सीपीयू आपका स्लो परफॉर्म करेगा। सीपीयू जब स्लो परफॉर्म करेगा तो आपका कंप्यूटर ओवरऑल पर स्लो परफॉर्म करेगा। अगर उसकी ट्रैफिक मैनेज हो रही है, P1 पहले आया, P1 को चला रहा है, फिर P2 को, एक तरतीब बनाई हुई है उसने, तो उस टाइम आपका जो सिस्टम है वो स्मूथली चलेगा, उसमें कोई मसला परेशानी नहीं बनेगी। सेकंड है एलोकेट्स द प्रोसेसर। सीपीयू जो है उसकी एलोकेशन इसी में आती है। पहले बताया कि P1 के फॉर एग्जाम्पल मैंने राउंड रॉबिन के एग्जांपल लिया है, सबको एक सेकंड देगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या है कि P1 पहले चलेगा, जब P1 फिनिश होगा फिर P2 को सीपीयू मिलेगा, फिर P3 को सीपीयू मिलेगा। डीएलोकेट्स प्रोसेसर व्हेन अ प्रोसेस इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। अब फॉर एग्जांपल P2 है, वो 1 सेकंड चलने वाला है, सिर्फ 1 सेकंड उसको सीपीयू मिलेगा। ये नहीं कि सीपीयू दे दिया और बस भूल गए, 1 सेकंड के बाद सीपीयू फौरन से उसे वापस ले लिया जाएगा। रीजन क्या है कि वो सीपीयू किसी और को देना है। अगर तो एक प्रोसेस लेकर बैठ गया फिर तो बाकी सारे वेटिंग में लगे रहेंगे, सिस्टम हमारा स्लो हो जाएगा। जब एक दफा सीपीयू दिया एक टास्क को और उससे जब वो खत्म होगा तो फौरन से वापस भी ले लिया जाता है, इसको कहते हैं डी एलोकेशन। नेक्स्ट आपके पास है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस होती है आईओ डिवाइस मैनेजमेंट। उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं आईओ कंट्रोलर। जैसे हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है, ये सारी डिवाइसेस आपके पास आईओ डिवाइसेस कहलाती हैं। प्रिंटर है, स्कैनर है, ये सारी डिवाइसेस आईओ डिवाइस होती हैं। इनको मैनेज करना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि अगर एक फॉर एग्जाम्पल डिवाइस का पता ही नहीं है कि ये डिवाइस कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, तो अगर किसी प्रोसेस को जरूरत पड़ गई तो वो कैसे एलोकेट की जाएगी। तो ओएस क्या करता है कि ओएस डिवाइसेस को मैनेज करता है। मैनेज करने का मतलब क्या है कि वो पूरा एक टेबल बना के रखता है कि ये डिवाइस अभी बिजी गया, ये डिवाइस अभी फ्री गया, ये डिवाइस डेड स्टेट में। डेड स्टेट वो होती है जब एक डिवाइस काम करना बंद कर दे। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर है वो ऑफ हो गया, उसका बटन किसी ने दबा दिया, उसकी तार किसी ने उतार दी, अब वो प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल है लेकिन वो डेड स्टेट में शो होगा। तो ये चीज कहलाती है डिवाइस मैनेजमेंट। यहाँ पे वो कुछ पॉइंट्स के बता रहा है। कीप ट्रैक ऑफ ऑल डिवाइसेस, प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क नोन इज नोन एज आईओ कंट्रोलर। आईओ कंट्रोलर क्या करता है, सारी डिवाइस का स्टेटस मैनेज रखता है कि कीबोर्ड क्या फ्री है, माउस क्या फ्री है, नहीं माउस बिजी है, कहाँ पे बिजी है, ये P1 के साथ बिजी है, कितनी देर बिजी रहना है, फॉर एग्जाम्पल 10 सेकंड बिजी रहना है। ये चीज मैनेज करता है आईओ कंट्रोलर। डिसाइड विच प्रोसेस गेट्स द डिवाइस व्हेन एंड फॉर हाउ मच टाइम। फॉर एग्जाम्पल
P1 के पास माउस है 10 सेकंड के लिए। जब माउस फ्री होना है 10 सेकंड के बाद, तब किसको दिया जाना है, ये मैनेज कर रहा होता है आईओ कंट्रोलर। फॉर एग्जाम्पल P2 को दिया जाना है, P2 के पास कितने टाइम के लिए रहेगा, मतलब वो सारी तरतीब बना ली जाती है ये डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर। एलोकेट्स द डिवाइस इन एन एफिशिएंट वे एंड डी एलोकेट्स, पहले एलोकेट करना, P1 को एलोकेट किया, 10 सेकंड गुजर गए, अब P1 से वापस ले ले। रीजन क्या है कि P1 खत्म हो गया। नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट होता है कि फाइल्स के बारे में कोई भी काम है वो फाइल मैनेजमेंट में आ जाता है। फाइल क्रिएट करना, फाइल को डिलीट करना, फाइल को कॉपी करना, कट करना, पेस्ट करना, ये सारे काम इसमें आ जाते हैं। इसमें बता रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज विद द फाइल मैनेजमेंट: कीप ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लोकेशन, यूज, स्टेटस एक्सेट्रा। फाइल किस जगह पे पड़ी हुई है, फाइल का साइज क्या है, फाइल का नाम क्या है, फाइल कब बनी है, फाइल उसको अभी ओपन है या फाइल क्लोज है, ये सारी चीजों का जो रिकॉर्ड है ये फाइल मैनेजमेंट में आ जाता है। डिसाइड हु गेट्स द रिसोर्स, ये फाइल किसको दी जानी है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोसेस कहता है कि मुझे एक फाइल है उसका नाम है फॉर एग्जाम्पल ABC, वो चाहिए। एक प्रोसेस P2 आ गया, वो भी कहता है मुझे ABC चाहिए। अब वो फाइल किसको देनी है, P1 को देनी है या P2 को देनी है। जिस तरह बोर्ड का रिजल्ट आता है, अब बोर्ड का रिजल्ट एक्चुअल में किसी डेटाबेस में पड़ा हुआ है। अब वहां पे जो हमारे पास सिस्टम होता है वो डिसाइड करता है कि मैंने ये रिजल्ट किसको पहले शो करवाना है। अब वहां पे जो फाइल होती है वो शेयर्ड फाइल होती है, वो सब यूजर के साथ शेयर्ड है, जो यूजर मर्जी उसको एक्सेस करे। लेकिन कुछ सिस्टम ऐसी भी होती हैं, वहां पे कुछ फाइल ऐसी भी होती हैं जो एक टाइम पे सिर्फ एक ही जगह एलोकेट हो सकती है, मल्टीपल जगह पे एलोकेट नहीं हो सकती। जैसे बैंक्स में होता है। बैंक में फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अकाउंट्स की जो फाइल है वो एक जगह पे भी ओपन है, सेकंड जगह पे भी ओपन है, थर्ड जगह पे भी ओपन है। फर्स्ट जगह पे किसी पर्सन ने कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया है, किसी ने फॉर एग्जांपल अपने अकाउंट में पैसे ऐड किए हैं या किसी ने अपने अकाउंट से पैसे माइनस किए हैं। अब अगर वो मल्टीपल जगह पे ओपन होगी तो उसमें इशू क्या बनेगा कि उसमें अपडेशन नहीं आ रही होगी। ये पहली फाइल में अपडेट होगी या सेकंड जगह पे अपडेट नहीं हुआ, जो भी सबसे लास्ट पे सेव की जाएगी फाइल, वो जो रिकॉर्ड उसमें होगा वही रहेगा, प्रोलॉन्ग रहेगा। जो रिकॉर्ड के अंदर चेंजेस की गई हैं वो चेंजेस कहीं पे भी नहीं होंगी। तो वहां पे क्या है कि वो फाइल एक जगह पे ओपन की जाएगी, जब एक जगह से क्लोज होगी फिर सेकंड जगह पे ओपन होगी, फिर सेकंड जगह से क्लोज होगी फिर थर्ड जगह पे ओपन होगी। समझाई बात की। जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ ना अकाउंट्स की, तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल हमारी फाइल जो है वो दो जगह पे ओपन है। एक फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास बैंक का जो क्या है, क्या उसे कहते हैं, जो कैशियर है उसके पास ओपन है, और एक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बैंक का जो सर्वर है वहां पे ओपन है। अब कोई अपडेशन की जा रही है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा चेक निकलवाने के लिए आया है, और वहीं पे उसी टाइम पे वो बंदा जो है वो एटीएम से पैसे भी निकलवा रहा था। चेक उसका किसी कोई और पर्सन कैश करवा रहा है लेकिन वो एटीएम से पैसे निकलवा रहा है। अब बैंक के सर्वर ने क्या करना है कि एटीएम वाली चीज को उसने मैनेज करना है, और जो फॉर एग्जाम्पल कैशियर है उसने उसको मैनेज करना है कि आपके पास कैश एक्चुअल में वो चेक चेक कैसे कैश करना है उसने। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों काम सेम टाइम के ऊपर हो जाएं। अब फाइल दो जगह पे ओपन होगी तो मसला बन जाएगा। तो उस टाइम पे वो क्या होगा कि वो फाइल एक टाइम पे सिस्टम शो करवाता है एक जगह के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल एटीएम वाला काम पहले हो गया, या एटीएम के ऊपर एरर शो कर देगा कि ये आपका सर्वर बिजी है या फिर सिस्टम बिजी है, और वेरी नेक्स्ट सेकंड में जब ट्राई करेंगे तो वो चल जाता है। उस टाइम पे एक्चुअल में होता क्या है कि वो फाइल कहीं ना कहीं और ओपन हुई होती है, कहीं ना कहीं और इस्तेमाल हो रही होती है। नेक्स्ट है डिसाइड हु गेट द रिसोर्स। अच्छा ये बता दिया। एलोकेट्स, किसी एक प्रोसेस को जरूरत है उस फाइल की तो उसको एलोकेट कर देगा, और डी एलोकेट का मतलब है कि जब काम खत्म हो गया तब उसे वापस ले लेना। इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो ओएस परफॉर्म कर रहा होता है, जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी का बता रहा है। सिक्योरिटी एक्चुअल में क्या होता है कि सिस्टम को सिक्योर बनाना। सिक्योर बनाने का मेन पर्पस क्या होता है, हैकर से बचाना, वायरस से बचाना, कोई भी ऐसी अनसुस्पिशियस एक्टिविटी से बचाना जिसकी वजह से सिस्टम क्रैश कर सकता है, जिसकी वजह से सिस्टम स्लो हो सकता है। उसके मल्टीपल मेथड्स होते हैं। जैसे आपके पास एंटीवायरस होता है, एंटीवायरस अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल है तो आपका सिस्टम वायरस से बचा रहेगा। अगर आपके सिस्टम में फायरवॉल ऑन है तो आपका सिस्टम जो हैकर है उनसे बचा रहेगा। इसके अलावा इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैकेनिज्म होते हैं जिनको आप इस्तेमाल करके अपने सिस्टम को सिक्योर बना सकते हैं, और ये ओएस आपको प्रोवाइड करता है। वो एक्स्ट्रा से काम को नहीं, ओएस के अंदर बिल्ट इन फीचर है। जैसे मैंने आपको कल भी एग्जांपल दी थी विंडोज डिफेंडर की। विंडोज डिफेंडर सिस्टम के अंदर बिल्ट इन मौजूद है, जब भी लगे कि कोई वायरस आ गया उसे आप स्कैन करें तो सारे वायरस आपके रिमूव कर देगा।
आप हिस्ट्री में जाकर चेक कर सकते हैं, जितने भी उसने वायरस चेक किए हैं वो सारे आपको यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे बता रहा है, मैं अगर डिटेल ओपन करूँ तो कहता है कि यहाँ पे थ्रेट एक क्वारंटाइन कर दिया। क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है कि जो थ्रेट है उसको छुपा दिया, गायब कर दिया, सिस्टम में अब शो नहीं हो रहा। और वो थ्रेट का बता भी रहेगा ये थ्रेट आपका कहाँ से आया है, ये उसका नाम क्या है, वो सारा कुछ बता रहा है। ये एक्चुअल में एक वायरस का नाम है। तो हम चाहें तो इसको यहाँ से हम रिमूव भी कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये फाइल मेरी अपनी फाइल है, पर्सनल फाइल है, ये वायरस नहीं है, तो आप इसको यहाँ से रिस्टोर भी कर सकते हैं। सेम ऐसे फायरवॉल का ऑप्शन होता है। अगर आप फायरवॉल ऑन कर दें तो उसका मतलब क्या है कि आपके सिस्टम में जो एक्टिविटीज रूटीन से हट कर होंगी, रूटीन मतलब मैं क्या कि सिस्टम को मैं ऑन करता हूँ, मैं गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ, मैं वीडियोस देखता हूँ, या मैं कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा हूँ, ये नॉर्मल एक्टिविटीज है। वहीं पे अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होगी जो रूटीन से हटकर होगी तो मेरा सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। रीजन क्या कि फायरवॉल ऑन है। फायरवॉल जो होती है वो हार्डवेयर में मिल जाती है मार्केट से, और सॉफ्टवेयर में भी है। सॉफ्टवेयर में जो इंस्टॉलेशन है, और हार्डवेयर में क्या है, किसी नेटवर्क के जो एंट्री पॉइंट होता है वहां पे हम लगा देते हैं, ताकि जो नेटवर्क के अंदर रिक्वेस्ट आ रही है, कोई हैकर रिक्वेस्ट अगर भेज दे तो उसके रिक्वेस्ट को वो वहीं पर डिटरमाइन कर लेगा। सेकंड है कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। पूरे सिस्टम कंट्रोल कर रहा है हमारा ओएस। परफॉर्मेंस अच्छी है तब भी, परफॉर्मेंस नॉर्मल है तब भी, परफॉर्मेंस बुरी है तब भी, सारी परफॉर्मेंस का जो जिम्मेदार होता है वो ओएस होता है। ओएस में फिर आगे मजीद डिवीजन में जाए तो बहुत सारी चीजें रहती हैं, जैसे कर्नल है। कर्नल भी हमारे सिस्टम का एक कोर पार्ट है। जैसे हमारे पास सीपीयू शेड्यूलर है, जैसे हमारे पास पीसीबी है। बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जहाँ जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर कलेक्टिवली बात करें तो ओएस रिस्पॉन्सिबल है। ये ओएस है जो ये सारी एक्टिविटीज को मैनेज कर रहा होता है। फिर है जॉब अकाउंटिंग। ये कल भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। एक प्रोसेस को हम जॉब कहते हैं ओएस की जुबान में। वो जॉब स्टार्ट हुई है, वो फॉर एग्जांपल 1 मिनट की जॉब थी, क्या वो जॉब कंप्लीट हुई है? पहला पॉइंट। सेकंड, क्या वो जॉब कम टाइम में कंप्लीट हुई है? फॉर एग्जांपल 1 मिनट किसी का 1 मिनट में कंप्लीट हुई है। अगर फॉर एग्जांपल 1 मिनट से कम टाइम में कंप्लीट हो गया तो क्या वजह थी कि 1 मिनट से कम टाइम में वो कंप्लीट हो गई है? क्या सीपीयू कोई और काम नहीं था कर रहा? जब सीपीयू कोई और काम नहीं कर रहा था तो हमारे पास डुअल कोर होता है, क्वाड कोर होता है, मतलब 4 सीपीयू इकट्ठे सिस्टम में है। तो वो पॉसिबल है कि बाकी तीनों सिस्टम फ्री थे, उन्होंने मिलकर जल्दी इस टास्क को खत्म कर दिया हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास सिस्टम बिजी हो, सिस्टम हैंग हो गया हो, सिस्टम को इशू हो, टास्क 1 मिनट का था लेकिन वो 2 मिनट में कंप्लीट हुआ, फिर भी अकाउंटेबिलिटी होगी कि लेट क्यों खत्म हुआ है। एरर डिटेक्शन। हमारे सिस्टम में अगर किसी पॉइंट के ऊपर कोई एरर आ जाए तो वो डिटेक्ट करना भी हमारे सिस्टम का ही काम है। वो वैसे डिटेक्ट करके बताता है हमें, फौरन से वार्निंग शो करता है, फौरन से हमें एरर मैसेज शो करता है कि आपके सिस्टम में ये मसला बन गया है। उसके सोल्यूशन भी आपको मिल जाते हैं कुछ केसेस में। कुछ केसेस में आप उसको आप ट्रबल शूट पे अगर लगाओ तो फौरन से सोल्यूशन मिल जाता है, और कुछ केसेस में क्या होता है कि आपको उसका प्रॉपर ऑनलाइन सोल्यूशन देखना पड़ता है कि ये इसका प्रॉपर सोल्यूशन है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट इसकी एक्टिविटी है जो ओएस परफॉर्म करता है, वो बता रहा है कि कोऑर्डिनेट बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड द यूजर। हम हम कंप्यूटर में कितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उन सबको प्रॉपर एक सीक्वेंस में रखता है, हर एक को एक अलग अलग एक मतलब उसका मैनेज कर रहा होता है। इस तरह घर में कोई घर का सरबराह होता है और वो सबको ऐसे ट्रीट कर रहा होता है कि सारे ही उससे खुश होते हैं। रीजन क्या होता है कि वो अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं। सेम ऐसी कह लो कि ओएस क्या है, एक कंप्यूटर का ओनर है, कंप्यूटर का सुपरवाइजर है, उसने हर चीज को, हर सॉफ्टवेयर को, हर पार्ट को एक तरतीब के साथ रखना है, एक लिमिटेड टाइम के अंदर मतलब उसको उसको उसने देना होता है। कभी किसी को ये फील नहीं करवाना कि फॉर एग्जाम्पल हमारा जो सिस्टम है वो बिजी है, कभी किसी को ये फील नहीं करवाना कि किसी को ज्यादा टाइम मिल रहा है। हर एक को उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक टाइम दे रहा होता है ओएस। अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा होता है हर प्रोसेस को, हर टास्क को, हर सॉफ्टवेयर को, हर एप्लीकेशन को, हर जॉब को। रीजन क्या है? सिंपल सा, क्योंकि सबको मैनेज करने वाली चीज ओएस है। ओएस नहीं सीपीयू को मैनेज करना है, ओएस नहीं रैम को मैनेज करना है, ओएस नहीं बाकी चीजों को मैनेज करना है। हम कह लें कि हमारे पास सिस्टम में जो सीपीयू है वो i9 है, लेटेस्ट है i9, सबसे महंगा ओएस है, सबसे महंगा सीपीयू है, लेकिन हमने उसको विंडो इंस्टॉल कर दिया है एक्सपी, या ओएस हमने को बहुत पुराना इंस्टॉल कर दिया। अब उसमें सीपीयू का क्या कसूर है? सीपीयू को मैनेज किसने करना है? ओएस ने करना है। अगर ओएस अच्छा होगा, लेटेस्ट होगा, अपडेटेड होगा, तो सीपीयू अच्छे तरीके से मैनेज होगा और सही तरीके से काम परफॉर्म कर सकेगा। आई समझ? कोई क्वेश्चन अगर है आपका तो पूछ लें इसमें।